तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ विस्फोटक क्लासेस में। मैं राहुल शर्मा आप लोगों का। तो अब यहाँ पे हम लोग तीसरे चैप्टर की चौथी वीडियो यानी कि चौथे पार्ट पे बात कर रहे हैं। पहले में क्या पढ़ाया? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है। दूसरे में अनुगमन वेग, तीसरे में धारा घनत्व, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध की बात कर ली। अब यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं चौथी वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। पहले बता देता हूँ, 5 नंबर का टॉपिक रखा हुआ आता है इसमें, ठीक है। आपको अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का सत्यापन करना है। 10th क्लास में ओम का नियम पढ़ रखा था आपने, एक बार फटाफट से बता देता हूँ ओम का नियम होता क्या है। फिर अनुगमन वेग के आधार पे किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिडक्शन करेंगे, यानी कि किस तरीके से लेके आएंगे, प्रूफ करेंगे, वो बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ओम का नियम, छोटी क्लास यानी कि 10th क्लास में ओम का नियम हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में पढ़ा था, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक था, मतलब बहुत ही सिंपल, कुछ बताने के लायक ही नहीं था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे भी आपको, अगर आप ओम का नियम प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद सभी इस समय भूल भी चुके होंगे, तो उन्हें इतना ही नहीं पता होगा ओम का नियम क्या है, तो वो क्या सत्यापित करेंगे, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ बताई थी। उन्होंने ये बोला था कि अगर मान लो कोई चालक है, ठीक है, उस चालक की भौतिक अवस्थाएं, ध्यान रखना, कोई भी चालक है उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसके क्षेत्रफल और भी बहुत सारी चीजें, उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं करे तो जितना विभवांतर आरोपित करेंगे हम लोग उसके सिरों पर, वो समानुपाती होगा उसने धारा पे, यानी कि उसके अंदर जितना ज्यादा विभवांतर उतनी ज्यादा धारा, समानुपाती उसके, ठीक है। ये सिंपल सा नियम ओम का नियम था। क्लियर? एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, चलो बताता हूँ सिंपल तरीके से बहुत, कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे भौतिक अवस्थाएं, यहाँ लिख देता हूं मैं, नहीं तो फिर पता नहीं क्या लिख लोगे पेपर में। वैसे ओम का नियम 10th क्लास में पूछा जाता है। तो अगर भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, यानी कि कोई चेंज ही नहीं है उनमें, तो लगाया गया विभवांतर उनके सिरों पर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ाओगे, धारा भी उतने ही अनुपात में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनके पीछे ग्राफ खींचूं V और I के बीच, तो वो एक सरल रेखा मिलता है मुझे। अब एक बात और सुनते जाओ, ओम का नियम कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि हर बार यही होगा कि जैसे जैसे तुम विभवांतर बढ़ाओगे धारा भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये छोटी सी चीजों के लिए लागू होता है ओम का नियम, ठीक है। इसमें भी दो होते हैं, जो ओम का नियम पालन करते हैं, जो परिपथ, वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं, या ओमिक सब्सटेंस कहते हैं जो पदार्थ करते हैं, और जो नहीं करते वो अनोमीय कहलाते हैं। अनोमीय वाले क्या होगा, उनके लिए V और I समानुपाती नहीं होंगे, यानी कि जिस अनुपात में तुम विभवांतर लगाओगे धारा वैसे नहीं बढ़ेगी। तुम चाह रहे हो कि भैया अगर मैं विभवांतर भी अच्छा लगाऊं और धारा भी अच्छी मिल जाए, तो हर एक चीज ऐसा नहीं बताएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो हमारे ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं जो उनके नियम का पालन नहीं करते। और अब इनके बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ सरल रेखा तो कतई नहीं मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। ग्राफ मिल जाएगा कोई वक्र के रूप में, ठीक है। तो ये अनोमीय वाले के लिए, और ये ओम का नियम। मेन मकसद ओम का नियम फटाफट से बताना था। अब यहाँ पे डिडक्शन करेंगे ओम के नियम का विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दोस्तों, दो हेडिंग आप लोगों को ये दिख चुकी होगी, जो आज की मतलब वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है। अनुगमन वेग को पकड़ के ओम के नियम का सत्यापन करना। दूसरा उसी में शामिल एक और बहुत ही सुंदर टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो आप जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, उसको जो समझते हुए नहीं जा पाओगे, मतलब क्या बताऊं, फिर वो उतना डीपली नहीं आएगा जो आप समझना चाहते हो, जो एक अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग हमारी, इस पे बात चलेगी। और इंपॉर्टेंट लगा दो आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पेपर में भी आता है और वैसे भी आना ही चाहिए आप लोगों को। तो बात करते हैं वही अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, यानी कि धारा आएगी, विभवांतर आएगा, जो भी आएगा देखा जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज। अब सबसे पहले मान लो हमारे पास वही एक चालक था, ठीक है। अनुगमन वेग क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखो, अगर नहीं देखी वीडियो, जाके सबसे सेकंड वाली वीडियो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 देख लो, अनुगमन वेग की पूरी डिटेल, और जो उसमें बताया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरा कंसेप्ट उसका यहाँ पे यूज होगा इस डेरिवेशन को करते समय। तो अब सबसे पहले वही चालक लिया, ठीक है। मैं बना नहीं रहा यहाँ पे डायग्राम। चालक लेंगे, बैटरी लगाएंगे उसमें, फटाफट बना भी देता हूँ लो इधर की तरफ से। छोटा सा चालक लिया, ठीक है, इस पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। देखो, जब तक बैटरी नहीं लगेगी तब तक करंट ही नहीं आएगा भाई इसके अंदर।
तो इसलिए बैटरी लगाई हमने और अपने पास से बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र भी लगा दिया। अंदर मच गई खलबली इलेक्ट्रॉनों के अंदर, उन पे लगने लग गया बल। किस दिशा में? इस दिशा में, ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल वाली जो भी है उसके दूसरी दिशा में। तो अब जब इलेक्ट्रॉन पे लगेगा बल, और चलो छोड़ो अभी बल बात करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन की स्टार्ट कैसे करेंगे? हमने अपने पास से पहला काम क्या करा? हमने लगाई सीधा बैटरी, नहीं बैटरी बाद में, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र लगाया हमने, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कैसे लगा होगा? जब बैटरी लगी होगी तब उसके आसपास क्रिएट हो गया होगा माहौल सारा का सारा वो। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया कि उसके अंदर जो मतलब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है। लिख देता हूं यहाँ पे, स्मॉल एन क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। ई हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है वो, और वीडी उसका अनुगमन वेग, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी। तो इसलिए अब मुझे ये सब चीज पता है, तो मैं पहले कह सकता हूं कि आई इज इक्वल टू, अभी मैं पढ़ के आया हूं पिछली वीडियो में, ये इसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, पार्ट 3 वीडियो, अभी इससे पिछली वीडियो इसी पे बनाई थी, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं इतने वेग से, वीडी वेग से, तो कुछ इस तरीके से विद्युत धारा निकालते थे हम लोग, तो हमने वही काम करा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उन पे लग गया बल। अब हमने क्या काम करा? जो बाहर से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले आई, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन L। ये दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ के आना है एक रिलेशन, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई दूसरे चैप्टर के ऊपर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो विद्युत क्षेत्र है विभवांतर से किस तरीके से संबंध रखता है, वो इसके बीच ये रिलेशन है, E इज इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है। E यहाँ पे जो हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, V जो इसका विभवांतर है, और L लंबाई यानी कि कितनी दूरी तक लगाया, तो L लंबाई हमने ये मान ली इसकी चालक की। क्लियर बात, समझ आ गई? सबसे पहला यही काम हमने करा, हमने अपने पास से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हमने वो निकाल के देखी भाई किस तरीके से निकलती है, बवाल क्या है ये, तो इस तरीके से निकल गई है। अब ध्यान से देखो, जैसी तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ठीक है, ये भी लगा रखा है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा बल, वो गति करेंगे, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? आपने इलेक्ट्रॉन को देखा, जैसी फील्ड लगी इलेक्ट्रॉन भागने लग गए इधर की तरफ, तो आपका अगला स्टेप, अब उस पर जो बल लग रहा है आपको वो बल निकालना है कि क्या बल लगेगा। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, अब वो भी नहीं आता बच्चों को, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्या होता है? E इंटू ई। अरे भाई इलेक्ट्रॉन पे आवेश स्मॉल ई, और ऐसे निकलता है ना F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो उस पर आवेश स्मॉल ई और कैपिटल ई आपका विद्युत क्षेत्र। तो समझ आ गई ये चीज? लो अभी मैंने ई का मान निकाला, मैंने वो भी रख दिया, क्या है? V अपॉन एल। ई का मान ये वाला रख दिया, V अपॉन एल। क्लियर? अब अगला स्टेप क्या करूं? दिख तो गया इलेक्ट्रॉन भागता हुआ, बल भी निकाल लिया उसके अंदर, ठीक है। ये आके रुक गए। अब जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, देखने वाले को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, यानी कि अपनी वेग बढ़ा रहा है, अपने आप को, अपनी जो वेग है उसका वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब जब वेग उसका स्टार्टिंग में कुछ और था और बाद में कुछ और आया, कुछ और आया, कुछ और, इसका मतलब है त्वरण उत्पन्न होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये पहले बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में चारा अपना कर रहा था जो कर रहा था, बल लगा, गति करने लग गया, पहले धीरे फिर स्पीड, ऐसा देखने में लगता है हम लोगों की धीरे धीरे अपनी वो बढ़ा रहा है, वेग बढ़ा रहा है अपना, लेकिन एक नियत वेग से ये चलता है। तो अब हमें लग रहा है देखने में, तो हम यहाँ पे त्वरण निकाल के देख लेते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं होता ऐसा। तो हम निकालेंगे स्मॉल m द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन का त्वरण, ठीक है। त्वरण F बराबर m में होता है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू F अपॉन एम। F E यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, क्योंकि F E फोर्स लग रहा है उसके ऊपर। लो अभी यहाँ पे मैंने F E का मान रखा, वो होता है E V अपॉन एम एल, ठीक है। यानी कि F E का मान उठा के रख दिया मैंने और कुछ नहीं करा, M तो नीचे था ही, तो A अपने पास इतना आ गया।
बार बार कह रहा हूं, देखो त्वरण उसका लगता है हमें लेकिन होता नहीं है त्वरण। समझ गए, यहां तक आ गए। अब यहां तक आने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ दिया। इसके आगे की कहानी अभी नहीं पता क्या होगी तुम लोगों को, मुझे तो पता है। ठीक है, यहां तक आने के बाद अब बीच में करा ये डंडा, यहाँ पे रुक गए हम लोग, कहानी खत्म। मुझे इतना पता चल गया कि इस पे लगा बल, बल कितना लगा वो निकाला। अब गति कर रहा था तो त्वरण भी कुछ ना कुछ देख लेते हैं होगा, वो कुछ इस तरीके से निकाल दिया। अब यहां से कंसेप्ट स्टार्ट होता है अनुगमन वेग का। अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको थोड़ा और हाइड कर देते हैं, यहां तक की चीज खत्म। देखो अनुगमन वेग मैंने बताया था क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर गति कर रहा है, उसको जैसी ऊष्मीय ऊर्जा मिली या जैसी उसको बल लगा, वो भागा गति करने के लिए और वो अपने पास कहीं आगे रखे प्लस चार्ज से टकराएगा। प्लस चार्ज यानी कि जो एटम होगा, जो परमाणु वहां पे प्लस चार्ज वाला होगा, टकराने के बाद वो अपनी दिशा बदलेगा और फिर इधर की तरफ भागेगा। यहां से इधर भागा वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भागने के बाद इधर फिर टकराएगा किसी दूसरे वाले से इधर, फिर वो इधर की तरफ भागा, फिर वो टकराया वहां पे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में बहुत रहते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज, जिस कारण से उसके लिए गति करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। टकराने के बाद फिर से वो अब इधर की तरफ भागा और लास्ट में इधर आ गया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला केवल और केवल इतनी दूरी, देखा जाए तो वाइब्रेशन तो पूरी करी उसने, दूरी की मतलब विस्थापन यहाँ पे कहूंगा, दूरी तो बहुत अच्छी खासी चल ली, इधर 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 और इधर, विस्थापन इतना तय करा। इसे बोलेंगे हल्का सा ड्रिफ्ट हुआ वो, हल्का सा यानी कि लुढ़कते लुढ़कते हल्का सा इधर उधर इधर इधर करके इधर की तरफ आया। अगर पूरा टाइम पे देखा जाए तो जो इतनी दूरी वो चला होगा, और चलेगा कि कैसे, वो अपोजिट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट जिस वेग से चला होगा, छोटे से वेग से, वो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ये बता रखा उस वीडियो में, अभी फिर से बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी होगी। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने वेग से गति कर रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी जिसको वीडी से दिखाते हैं, वो हमने क्या करा, उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो भी वेग से वो गति कर रहे थे, ठीक है, उसका औसत उठा के रख लिया। ये मैं ऊष्मीय वेग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिन्होंने दूसरी वीडियो देख रखी है वो कहेंगे ये ऊष्मीय वेग तो नहीं लग रहा कुछ, ऊष्मीय वेग अलग है, यहाँ पे अनुगमन वेग की बात हो रही है। हर एक इलेक्ट्रॉन, चलो समझो, यहाँ पे वो u1 वेग से गया होगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में u1 वेग होगा, उसे ऊष्मीय ऊर्जा मिली, वो पटाख से ऐसे हुआ, जैसे ऐसे हुआ वहां खड़ा हुआ था, प्लस चार्ज पटाख उसे पड़ा, प्लस चार्ज ने उसकी दिशा इधर की तरफ चेंज कर दी, और पढ़ते साथ ही वो यहाँ से अपना कोई ना कोई वेग से जरूर छूटा होगा। स्टार्टिंग में u1 उसका ऊष्मीय वेग, जैसे ही टकराया, टकराने के बाद कुछ सेकंड रुका होगा, कुछ सेकंड 0.001 सेकंड रुकने के बाद अब v1 वेग से नीचे की तरफ भागा वो। ठीक है, यहाँ पे अब फिर वो 2 मिनट रुका होगा mu2 वेग से, और फिर यहाँ पे v2 वेग से वो भाग रहा होगा आगे की तरफ इस दिशा में। सेम कंडीशन यही हवाई होगी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेग से भाग रहे होंगे, तो उनका औसत उठा के हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से, अनुगमन वेग के नाम से ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये बताना बहुत जरूरी था। और एक चीज ये भी बताई थी कि 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है उसे शांति काल, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और जो दूरी होती है माध्यमुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। क्लियर? तो ये चीज समझ आनी चाहिए आप लोगों को। तो मेरा अगला स्टेप यही है, कहानी लिखूंगा, वही थोड़ी बहुत बताऊंगा कि अब हर एक इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग के कारण गति करेंगे, ये वो। तो कुछ ये कंडीशन है मेरी अगली इसके बाद आएगी। मुझे अनुगमन वेग ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अनुगमन वेग ही विद्युत धारा बनाएंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखो, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा है, न्यूटन का फर्स्ट समीकरण, जो क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। अब t नहीं रख रहा है यहाँ पे, मैं टाउ रख रहा हूं, क्योंकि जो समय है मैंने उसे टाउ से दिखाया है। क्लियर? v1 वाले के लिए ये हो गया v1, ठीक है, v2 वाले के लिए ये हो गया mu2 इंटू ए टाउ 2। ए यहाँ पे मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, मैंने बताया, क्योंकि देखने में तो लगता है हम लोगों को कि भैया उसका कोई ना कोई त्वरण है, लेकिन एक नियत त्वरण से, एक नियत वेग से वो आगे जा रहे होंगे। क्लियर? ऐसे ही v3 वाले के लिए mu3 प्लस ए इंटू टाउ 3 डॉट डॉट डॉट, vn वाले के लिए mu n ए इंटू टाउ n। n इलेक्ट्रॉन, तो n के लिए ये कर लिया कहानी। ठीक है, अब vd में जब ये मान रखूंगा तो कुछ ये कंडीशन आएगी, vd इज इक्वल टू, यहाँ पे मान रख रहा हूँ देखो, v1 v2 v3 ये सबके,
μ1 μ2 μ3 डॉट 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 μn। अरे कबाड़ा कर दिया, क्या कर दिया, बच्चे परेशान कह रहे अरे ये क्या कर दिया, डायरेक्ट मान रखते, अरे यार देखो कुछ नहीं करा। v1 का ये पूरा मान रखता, v2 का पूरा मान, μ1 μ2 μ3 μn इन सबको अलग रख लिया, प्लस सब में से a कॉमन नजर आ रहा था मुझे, इसमें से a कॉमन, इसमें से a को कॉमन लिया और इसके बाद τ1 τ2 τ3 τn जो बचा उसे अंदर ऐसे ले लिया। आ रहा है समझ में, डॉट डॉट τn। क्लियर? फिर से देख लो एक बार क्या करा मैंने, क्योंकि दिमाग सनक चुका होगा बहुत होगा इस समय, समझ में नहीं आता उन्हें क्या हो रहा है, वो देखना ही नहीं चाहते क्या हो रहा है भाई, उन्हें तो बस बिल्कुल सटीक दिखना चाहिए सब कुछ, एक एक चीज। अरे बड़े हो रहे हो कुछ तो सीख लो। μ1 μ2 μ3 वाले एक साथ लिए, बीच में प्लस ऐसे ही रहने दिया, ए कॉमन आ रहा था, ए उठाया सब में कॉमन, अंदर बचा τ1 τ2 τ3 डॉट 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 τn उसे ऐसे ही लिख लिया। क्लियर? और ध्यान से देखो सबके बटे में n था, तो टोटल इनके बटे में n। क्लियर? सबके बटे में n, v1 v2 v3 के मान रखे, बटे में n था नहीं था, तो n का मान रख दिया भाई। अब ध्यान से देखो इस n को मैं बांट सकता हूं, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, अब मैं यहीं डायरेक्ट कर देता हूं, इसके साथ n इधर बांटा, इसके साथ n इधर बांटा, जब LCR लूंगा तो n के साथ सबके साथ बराबर ही आ जाएगा, इसके साथ अलग इसके साथ अलग, चो लिया। ये चीज पहली वीडियो में बताई थी क्या होती है। ऊष्मीय वेग सबके क्या माने थे, 0। ठीक है, तो इस चीज को मैं रख लूंगा 0 प्लस a, ये सबका है तो इसका एवरेज ले लिया टाउ एवरेज, तो vd इज इक्वल टू हमारे पास आएगा a इंटू टाउ ए बी। क्लियर? अरे भाई देखो यार सब है τ1 τ2 τ3, अब मैंने सबको बोल दिया इनका एवरेज ले लो, बात खत्म। इतना कहाँ करोड़ों पे ध्यान दूंगा मैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन कौन मैं ध्यान दूंगा, वो ध्यान देंगे, कोई ध्यान नहीं देगा। एवरेज उठाओ एवरेज उठाओ, एवरेज ही उठा लिया और टाउ एवरेज ले लिया इन सबका मान। टाउ यहाँ पे क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, एक जगह से ठोकर खा के दूसरी जगह पे ठोकर कितने समय में खा रहा है वो टाइम, टाउ सबका एवरेज। क्लियर? समीकरण नंबर 2 से ए का मान भी उठा के अब रख देते हैं। समीकरण 2 से ए का मान रखूंगा तो vd इज इक्वल टू ई वी एम एल अपॉन टाउ ए वी। ये आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिलेशन। ठीक है, कौन सा, अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। देखो अब समझो, जितनी ज्यादा, यानी कि यहां से एक चीज क्या समझ आ रही है मुझे, इधर लिख लेते हैं, इधर नोट देखो यहाँ पे क्या समझ में आई है मुझे चीज, ये चीज समझ आई है, या v अपॉन एल को मैं e भी कह सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, vd इज इक्वल टू ई टाउ ए बी। अरे v अपॉन एल को e लिख दिया जो यहाँ पे था, तो दो चीज समझ आई, एक ये और दूसरी ये। देखो डेरिवेशन करने आए हो तो निकल जाओ, डेरिवेशन से क्या सीख मिल रही है ये सीखने आए हो तो पूरा देखो। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, मोस्टली अगर 100% की बात करूं 98% बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना इसलिए नंबर के लिए, नीचा दिखाना एक दूसरे को परसेंटेज ला के, तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा होगा कुछ नहीं होने वाला, मुझे भी पता है, कोई फायदा नहीं है ऐसे नंबर का जो आगे आपको कुछ नॉलेज ही ना दे। ठीक है, डेरिवेशन तो आता है, उसके बाद क्या सीख मिली, इसको उठा के क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं, वो नहीं आता तो बेकार है, साइंस गलत नहीं तुम लोगों ने। तो ध्यान से समझ आ गया। मैंने देखा इस डेरिवेशन से क्या पता चला मुझे कि जितना ज्यादा अनुगमन वेग, कैसे जितना ज्यादा विभवांतर, जितनी अच्छी बैटरी क्वालिटी की या जितनी पावर की उतना ज्यादा अनुगमन वेग, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा अनुगमन वेग, उतनी अच्छी धारा भी मिलती है भैया हम लोगों को। अरे अच्छी बैटरी लगाऊंगा, अनुगमन वेग अच्छा, इलेक्ट्रॉन भागेंगे तेज स्पीड में, इलेक्ट्रॉन तेज स्पीड में जहां भागा विद्युत धारा भी मक्खन की तरह उतनी अच्छी मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, तो ये चीज नोट करने वाली थी, फटाफट बताई मैंने, समझ आ गया। अब ओम का नियम कैसे सत्यापित करेंगे, यहाँ आके रुक गए, ये थी अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। क्लियर, यहाँ आके मैं रुक गया। अब ये vd का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे मैं कर रहा हूं मिटा के।
ठीक है, ध्यान से देखो, यहां तक का मिटा देता हूं मैं कहानी। तो अब ये VD का मान उठा के, VD का मान ये वाला, ये उठा के समीकरण नंबर 1 में रखने पे, समीकरण 1 से जो बात कर रहा हूं मैं, I इज इक्वल टू, देखो NA, VD की जगह EV/ml टाउ AB, क्लियर। और ये आपका EA वाला था, देखो NA, VD की जगह EV/ml और टाउ आपका एवरेज, ये इनटू ये वाला E, ठीक है। तो क्या हो गया, I ऐसे ही रहने दिया, V ऐसे ही कर दिया, जो मैं अभी क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ, NA E और E की गुणा हो जाएगी E²/ml टाउ एवरेज। मुझे चाहिए ओम का नियम का सत्यापन, ठीक है। ओम का नियम अभी बताया था क्या होता है, ये या IR, तो R इज इक्वल टू V/I कर दूं तो कुछ गलत हो जाएगा, तो मैं V/I करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक नियतांक दिखाना चाहता हूं यहाँ पे ओम के नियम को प्रूव करने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ V को नीचे लिया। अब पलटा दिया दोनों को क्योंकि मुझे V/I चाहिए, जब पलटाऊंगा तो इधर की चीज भी पलटेगी, देखो पलट गई सारी चीज, उल्टा कर दिया, V/I चेंज कर दिया इसे, ठीक है। इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, V/I को R क्यों कहेंगे, R एक नियतांक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। R नियतांक होता है उस चीज के लिए, तो यहाँ पे देखो क्या नियतांक है, देखो M यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये बात पहले बता दी उसमें, L हो गई उसकी लंबाई चालक की, ठीक है, और यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो भी प्रति एकांक आयतन में, E उसका आवेश इलेक्ट्रॉन का, टाउ AB भी टकराने का भैया उनका समय कांस्टेंट बना रहेगा, अगर बैटरी एक कांस्टेंट है तो A उसका क्षेत्रफल, ये भी कांस्टेंट। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर हर एक चीज नियतांक नजर आई मुझे, ठीक है। जो बैटरी लगा दी, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लंबाई वैसी की वैसी रहेगी उसकी भैया। अब ऐसा थोड़ी कि बैटरी लगाने से लंबाई बढ़ गई उसकी चालक की, वही तो रहेगी इसकी भैया। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर वो पदार्थ है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी कि इसके अंदर बढ़ जाएंगे, जो है वही रहेंगे, क्षेत्रफल वही रहेगा, आवेश वही रहेगा, टकराने की उनकी जो वो है बैटरी लगाई जो आपने, जो टाइम है वो फिक्स रहेगा उनका टाइम, अब उसी टाइम पे टकराते रहेंगे। तो हर एक चीज फिक्स नजर आई मुझे, यानी कि टोटल ये सारी की सारी चीज मैं कह सकता हूं क्या है, एक नियतांक जिसको हम लोग कैपिटल R बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसे V/I को कैपिटल R बोल दिया हमें, जो कि एक ओम का नियम होता है, और यही ओम का नियम है। ओम के नियम में यही तो बोला गया था भाई कि V/I का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा, तो यही प्रूफ करना था ओम का नियम, ठीक है दोस्तों। इस यहां तक आए हम लोग, और बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से समझा हमने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी, और यहां तो हमने प्रूफ करा, और ये एक लाइन। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लो इसका बड़ा, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, ऐसा पढ़ो जो काम में आए आगे, ऐसा नहीं जो भी काम में आए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ध्यान से देख लो एक बार ओम का नियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। अब हमारे लिए प्रतिरोध R का एक नया फॉर्मूला बना, ml/NA टाउ AB, ये प्रतिरोध का एक बहुत नया फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लो, अगली वीडियो इसी पे आने वाली है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, किस तरीके से डिफाइंड होता है, सब बताया जाएगा उसमें अगली वीडियो में, ठीक है। तो हर एक वीडियो को देखो, पूरा देखो, आप लोग पूरा नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, देखो पढ़ाई की वीडियो है, पूरी देखने से ही काम बनेगा, क्लियर। और याद रखना, पढ़ो ऐसा जो खुद को अच्छा लगे, दूसरों को नहीं, क्लियर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो जो भी 12th वाले हैं, और